नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। जोबट उपचुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज निर्दलीय पर्चा भरकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले दीपक भूरिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद दीपक भूरिया ने अपना नाम वापस लिया है। भूरिया यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और जोबट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे। पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक ने टिकट नहीं मिलने के बाद कलावती भूरिया के सम्मान में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। दीपक के मैदान से हटते ही कांग्रेस के महेश पटेल और बीजेपी से सुलोचना रावत के बीच अब सीधा मुकाबला हो गया है। वैसे यहां से अब 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से भी कई बागी समझाइश के बाद अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो वहीं वोटिंग से पहले रेगांव में बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। बसपा के रामनिवास चौधरी सहित 28 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सवाल यह है कि समझाइश में सारे बागी मान जाएंगे, और अगर वाकई दोनों दलों की चुनावी राह क्या इतनी आसान हो पाएगी जितना लगने लगा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से डीके जैन साहब वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और योगेश यादव वरिष्ठ नेता कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल योगेश जी आपसे है। लगातार बात कही जा रही थी कि जैसे ही चुनाव भरे तो जो लोग थे, जो कुछ नाराज थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने अलग से नामांकन कर दिया था, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अपने नामांकन वापस लिए हैं, कितना आसान लगता है और कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी? स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो एक विचारधारा है और कांग्रेस का एक कुनबा है, उसमें भी एक व्यापक उसकी एक छवि है। और निश्चय ही हम जो कलावती भूरिया जी जो कांग्रेस की एक जुझारू नेता थी और विधायक थी, तो उनके परिवार से, उनके कुनबे से यदि दिलीप भूरिया ने यदि किसी ने फॉर्म भरा था, वो एक स्वाभाविक स्थिति की परिणति में मानता हूं। लेकिन उतना ही स्वाभाविक मैं इस बात को भी मानता हूं कि कांग्रेस कुनबे में आपसी बातचीत जरूर होती है, लेकिन संवादहीनता नहीं होती है। और अंततः उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। ये इस बात का कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि वहां से महेश पटेल चुनाव जीतेंगे। और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यही है कि वो महेश पटेल का ही चुनाव नहीं है, वो भूरिया जी का चुनाव है। कलावती जी जो चली गई है, उनकी अंतरात्मा का चुनाव है, उनकी आत्मा वहां पर रहेगी। और अंततः मैं यही कह सकता हूं कि ये इलेक्शन कांग्रेस जीत रही है और आज इसका शुभ संकेत हो चुका है। भूरिया जी हमारे परिवार के हैं, नई पीढ़ी के, नए युग के हमारे नौजवान नेता हैं, चाहे महेश जी हो, चाहे दिलीप जी हो। आने वाले समय में इनकी सुखद संभावनाएं, आदिवासी लीडरशिप कांग्रेस की मजबूत लीडरशिप है। और मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी 2023 के बाद, तो ऐसे लोग जो त्यागी है, बलिदानी है और कांग्रेस के लिए कलदार हैं, उनको हमेशा वेटेज दिया जाएगा, उनको वरीयता प्राप्त दी जाएगी और उनको तवज्जो देकर हमेशा कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति में माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से योगेश जी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास लीडरशिप सही नहीं है, सही तरीके से नेतृत्व तो नहीं हो पाता है, संगठन में, पार्टी में सामंजस्य नहीं बन पाता है, लेकिन जिस तरह से ये स्थिति बनी है, यहाँ मनाया गया एक ऐसे कैंडिडेट को जो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें बात कही जा रही कि कमलनाथ ने अगुवाई की, उनसे बातचीत की और उन्हें मना लिया गया। तो इस बात से आपको क्या लगता है, क्या वाकई संगठन को लेकर के जो बातें कही जा रही थी अब संगठन सुधार की ओर है? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है? यदि लीडरशिप नहीं होती तो आप ये बताइए कि ये कैसे संभव होता कि आज फॉर्म वापस किया गया। और कांग्रेस के अंदर एक संवादहीनता कभी नहीं होती है। कांग्रेस के चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, वो एक परिपक्व और वरिष्ठतम नेता है। वो मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी के आधार पर उन्होंने हमारे अपने परिवार के बच्चों को संभाला है, संवारा है। और ये कांग्रेस की यही नीति है, कांग्रेस की यही नीति है और कांग्रेस की यही शक्ति है। भाई, हम हमारी बातों को जो प्रकट भी करते हैं या हमारे गुस्से को भी प्रकट करते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। नेपथ्य में छुपकर हम छुरा भोंकने का कार्य नहीं करते हैं। तो ये स्वाभाविक परिणति थी और जिसका आज पटाक्षेप हो चुका है। और चुनाव बहुत अच्छे तरीके से महेश पटेल की विधायकी में लड़ा जाएगा, वो विधायक बनेंगे हमारे, ये बात तय मानी है। चलिए,
हमारे साथ डीके जैन भी बने हुए हैं। डीके जैन साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो तमाम बदलाव अब हो रहे हैं? जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि चुनाव बड़ा कठिन हो रहा है, उपचुनाव को लेकर बात हो रही थी। तमाम ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर आकर के खड़े हो गए थे जो खुद की ही पार्टियों के लिए एक चुनौती बन रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनको मना लिया गया, समझा लिया गया, कितनी आसानी और कितना बेहतर ये रहा? अब देखिए, बात यह है कि उम्मीदवारों के आपसी मनाने से, करने से या मान मनोबल से कोई पार्टी का चुनाव नहीं जीता जा सकता है, उपचुनाव नहीं जीता जा सकता है। उपचुनाव जिताने का काम तो जनता के हाथ में है और जनता कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। वो उसको हाशिए पे पहुंचा दिया है। तो जब जनता ही नहीं खुश है कांग्रेस पार्टी से, तो उम्मीदवारों के मान मनोबल करने से या उनको प्रलोभन देकर अपनी तरफ या उनको कोई झूठे आश्वासन देकर अपनी तरफ से कोई चुनाव नहीं जीते जा सकते। कांग्रेस पार्टी एक तरह से पूरी तरह से समाज से कट चुकी है। उसको ना देश से कोई मतलब है, ना कोई समाज से मतलब है। वो अपने निहित स्वार्थों में उलझी हुई है और अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है कांग्रेस पार्टी। ना तो उसमें कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई उसके अंदर अनुशासन है, ना ही कोई उसके अंदर कोई इस तरह की कोई जन सेवा की भावना है। वो तो अपने स्वार्थों में डूबे हुए लोगों का समूह झुंड है जो अपने निहित स्वार्थों के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को, कैंडिडेट को मनाकर, मान मनोबल करने से, प्रलोभन आश्वासन देकर अपनी तरफ खींचने से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। चुनाव जनता जिताएगी और जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा भरोसा है। और उस विकास, जो द्रुत गति से जो विकास हो रहा है भाजपा के नेतृत्व में, उसके प्रति आश्वस्त है मध्य प्रदेश की और देश की जनता। और चुनाव तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीतेंगे। रैगांव की जिस तरह से स्थिति बदली है, रैगांव में बसपा के रामनिवास चौधरी सहित लगभग 28 लोग वहां पर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। कितनी मजबूती अब रैगांव से मिल सकती है बीजेपी को? बीजेपी को काफी संगठन हमारा सक्रिय है, मजबूत संगठन है और अनुशासन से परिपूरित है और पूरी पार्टी हमारी अनुशासनबद्ध है। और इस प्रकार से जनता के प्रति जो हम समर्पित भाव से जो काम कर रहे हैं विकास का, उसके लिए देश और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रतिबद्ध है जिताने के लिए। और उपचुनावों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। आप ये लिख लीजिए, बिल्कुल पक्का निश्चित है। चलिए योगेश जी, रैगांव में जिस तरह से जो परिस्थितियां बदली हैं, वहां बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ है। बीएसपी के सपोर्टर रहे रामनिवास चौधरी, बीएसपी के बड़े नेता रहे, वहां का अच्छा चेहरा है, और लगभग 28 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, इससे पहले कल्पना वर्मा ने जो चुनाव लड़ा था तो बहुत ही कम वोटों से वहां से पराजित हुई थी और जितना मार्जिन था उतना बीएसपी को वोट मिल गए थे। कल्पना वर्मा की प्रामाणिकता एक अच्छी लीडरशिप के रूप में रही है, एक जुझारू नेत्री के रूप में है और निश्चय ही हम मानकर चलते हैं कि हम यहाँ की रैगांव की सीट जीतेंगे। क्योंकि उसके साथ का फैक्टर ये है कि जिस तरीके से रैगांव बेल्ट में जो भी बाढ़ और ये क्षेत्र ग्वालियर और चंबल संभाग में आए थे और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से या शिवराज सिंह जी की तरफ से झूठे वादे परोसे गए थे, तो उन झूठों वादों को अच्छी तरह सरकार के वादों को जनता पहचानती है। और जिस तरीके से धोखेबाजी हुई है, चाहे वो डेंगू के मामले में हुई या कोरोना के पीड़ित के दौरान हुई या अतिवृष्टि के दौरान बाढ़ पीड़ितों का, तो इन सब घाव को लेकर जनता बैठी हुई है। कल्पना वर्मा एक सशक्त नेता है, बहुत कम वोटों से उनका वो हार हुई थी और अब वो ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी, ये बात आप तय मानिएगा। चलिए जैन साहब, जिस तरह से बात कही जा रही है कि क्या केवल नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना, दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना, कार्यकर्ताओं की फौज बढ़ा लेना और लगातार पूरा मंत्रिमंडल एक जगह पर झोंक देना, क्या यही जीत के लिए काफ़ी है या फिर जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं वो भी जरूरी हैं और उनका सामना कैसे करेंगे आप? मुख्य बात तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे ही हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो ध्यान है, जो कार्यशैली है, वो जनहित के मुद्दों को सुलझाने की और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने की ही हमारी नीति रीति रही है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित पार्टी है और आगे आने वाले समय में भी जनता भी ये जानती है कि अगर विकास करना है देश प्रदेश का, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए चुनाव के वक्त कोई आए कोई जाए,
और हमारे संगठन की तरफ, हमारे देश के प्रधानमंत्री की रीति नीतियों के तरफ आकर्षित होकर यदि कोई हमारी पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वो हमारी नीतियों को, हमारे अनुशासन को और हमारे कार्यक्रमों को अपनाए और जनता के प्रति निष्ठा व्यक्त करे काम करने की, तो हर उस आदमी का स्वागत है जो इन सब उद्देश्य को लेकर पार्टी में आता है। और निश्चित रूप से जब कोई सरल और समर्पित व्यक्ति और अनुशासनबद्ध व्यक्ति जो समाज की सेवा करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति जब हमारे संगठन में आते हैं तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। और ऐसे लोगों के आने से हमारी पार्टी और संगठन भी मजबूत होता है। लेकिन जैसे अगर कोई दूसरे दल से आप नेता लेते हैं, उसे आप कैंडिडेट बना देते हैं, कैंडिडेट बनाने के बाद जो वहां पर इतनी समय से तैयारी कर रहा था बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता, उस पर क्या गुजरती है? देखिए, हमारी पार्टी एक अनुशासनबद्ध पार्टी है और राजनीति में हमेशा जो है वो पार्टी का जो अध्यक्ष हैं या जो निर्णायक मंडल है, वो जो निर्णय लेते हैं वो सभी कार्यकर्ता उसको हृदय से स्वीकार करते हैं और जो उम्मीदवार फाइनल होता है उसके लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। तो जो भी उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किया है, बाकी सब लोग मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे और कोई किसी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारे यहाँ नहीं होगी, ये आप बिल्कुल तय समझें। और जो लोग भी हमारी पार्टी में अच्छी नीयत से आते हैं उन सबका स्वागत है और अच्छे लोगों के आने से पार्टी संगठन मजबूत होता है। मैं समझता हूं कि अगर दूसरे दलों को इससे कोई इच्छा होती है या उनको कोई झटका लगता है, वो तो ये उनका अपना विषय है, सोचने का अपना ढंग है। लेकिन हमारा संगठन निरंतर मजबूत हो रहा है, हमारी पार्टी निरंतर मजबूत हो रही है, हमारे कैंडिडेट अब इस उपचुनाव में जीतेंगे भारी बहुमत से, इसके लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। योगेश जी, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए रामबाण का काम कर सकते हैं, या कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में इन उपचुनावों में पहुंचेगी जिससे कि जनता कांग्रेस पर भरोसा दिखाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनावी वादे किए थे और जो ये चुनावी जिसको कैसे जुमले परोसते हैं, वो सब ढपोल संघ की घोषणाएं साबित हुई है। शिवराज सिंह जी को भी ये पता नहीं रहता कि वो कितनी घोषणाएं कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शिगुफों की सरकार है, नारों की सरकार है और इनको स्पष्ट इस बात को अंदर से कभी गुमान नहीं रहना चाहिए कि सत्तारूढ़ है तो सरकार इन्होंने बनाई है। सरकार तो इन्होंने खरीदी है और इस खरीद फरोख्त को पूरा देश ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है कि सरकार खरीदी गई है और बिके हुए विधायकों के बल पर इन लोगों ने सरकार को बनाया। रही बात जहां तक कि कांग्रेस इस बात पर है, तो कांग्रेस इस बात को महसूस कर रही है, चाहे कोरोना के दौरान का एक भयावह संकट का काल आया, चाहे डेंगू का भी चल रहा हो, ये सरकार हर मुद्दों पर फेल रही है। ब्यूरोक्रेट के आधार पर सरकार चलती है। शिवराज सिंह जी का कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं रह गया है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है, जिसको कहेंगे हम कि सीएम इन वेटिंग जो चल रहा है, उस मामले में कैलाश जी की भी नीयत लगी हुई है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उधर से बीडी शर्मा भी सोच रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा भी ख्याल पका रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री बनना, तो वही लोगों को ले डूबेंगे। ये बात आप निश्चित मानिएगा कि ये अब भारतीय जनता पार्टी को आप वो संघ आधारित तो नहीं कह सकते। अब मुझे नहीं मालूम जैन साहब पुराने व्यक्ति हैं, संघ के संबंधित हैं कि नहीं, लेकिन जो संघ संबंधित जो लोग रहे हैं, जिनकी विचारधारा संघ आधारित थी, वो आज किस तरीके से अपने आप को उपेक्षा का वातावरण महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संघ का तत्व तो बाकी नहीं रह गया, संघ तो समाप्ति हो चुका है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि संघ का जो तत्व होता है वो कहाँ है, वो अनुशासन कहाँ है। अभी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन होकर, कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा हो गया वो आधी तो कांग्रेस है वहां पर। और मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की अभी जो सरकार चल रही है वो आयातित कांग्रेस विधायकों के आधार पर सरकार चल रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो बोलते थे हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हम अनुशासित पार्टी है और विचारधारा की पार्टी, ना तो विचारधारा बची, आपको खरीदना होता सुलोचना रावत जी को जाकर खरीद लेते हैं साहब। तो कहाँ है विचारधारा, कहाँ गया आपका संघ? वो तो हमारी कांग्रेस की विधायक रह चुकी थी, कांग्रेस से मंत्री रह चुकी थी, तो इसलिए अब सब गड़बड़ हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कोई गुमान नहीं करना चाहिए कि आने वाला टाइम इनके लिए कुछ नहीं है। अब तो एक कंफ्यूज पार्टी है जो समाप्ति की ओर है और चने और जनता ने महसूस कर लिया। राष्ट्रीय स्तर पर देखो तो बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के कारण देश के क्या हालात हो रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं।
मध्य प्रदेश के जो हालात है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट चल रही है, मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, अनियंत्रित सरकार है। कर्ज लेकर घी पी रहे हैं साहब। हर महीने, हर 2 महीने में 3,000 करोड़ का कर्ज, 2,000 करोड़ का कर्ज, 2.5 लाख करोड़ पर हम पहुंच चुके हैं अभी तक कर्ज लेते लेते। ये कहाँ की सरकार है? हमारी तरफ से कोई उत्पादकता नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियोजन नहीं है। आने वाले समय में कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश रसातल की तरफ बढ़ रहा है, बिहार यूपी की तरफ बढ़ता जा रहा है और फिसड्डी राज्यों में बढ़ता जा रहा है। वेंटिलेटर पर पहुंच गया है हमारा मध्य प्रदेश। चलिए जैन साहब। जी जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। शेख चिल्ली की तरह बातें करने से कोई पार्टी नहीं जीत जाती ना ऊपर हो जाती। ये इनको तो हमेशा वेंटिलेटर ही नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वयं वेंटिलेटर पे रखी हुई है। और हाहाकार जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो खुद कांग्रेस पार्टी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो लालच के कारण, किसी स्वार्थ के कारण कांग्रेस पार्टी में आए थे और जो धन कमाने में जुटे हुए थे, वो सब आज बेरोजगार हो गए बेचारे। उनका जो दाना पानी था वो खत्म हो गया। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार और तबादले और नियुक्ति में जो पैसा खा रहे थे पूरी तरह से, ये पूरी की पूरी सरकार जो तबादला उद्योग चला रही थी, उसके कारण ये कांग्रेस ही बेरोजगार हो गए। आज निश्चित रूप से सही कह रहे हैं भैया कि कांग्रेस में बहुत बेरोजगारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, ये बात भी इनकी सही है। लेकिन उन बेरोजगारों को रोजगार बीजेपी दे रही है। नहीं, अब देखिए, जो स्वस्थ मन से, स्वस्थ हृदय से हमारे पास आना चाहता है, जो जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताता है, हम उसको स्वागत करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी, अब जैसे इनके साथ जुड़े हुए थे और उनको घुटन हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे लोग थे जिनको वहां बैठकर घुटन हो रही थी, दम घुट रहा था, और उनका जो आंतरिक वातावरण, रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का वातावरण जिनको रास नहीं आ पा रहा था, जो कांग्रेस की रीति नीतियों से बेचारे फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में पहुंच गए थे, ऐसे अगर अच्छे लोग हमारे पास आते हैं तो हम तो, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आदमी को अपने मन की पार्टी चुनने का अधिकार है। तो अगर ऐसे अच्छे लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और अगर देखिए, उन्होंने विधायक त्याग पत्र दिया, दोबारा चुनाव में गए और दोबारा जीत कर आए, तो ये अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे कि साहब हमारी तो सरकार जो है वो आयोजित सरकार है और खरीदी हुई सरकार है। भाई, एक बार विधायक से इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव में जाने के बाद तो उनका पवित्रता हो गई ना, अग्नि स्नान हो गया उनका। अब वो कांग्रेस के थोड़ी रहे, ये देखते रहे अपने सपने के साथ, वो तो हमारे कांग्रेसी हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आयोजित किए इन्होंने। इनकी कोई विचारधारा थोड़ी है, कांग्रेस की आज कोई विचारधारा बची नहीं, कम्युनिस्टों की विचारधारा से ही चल रहे हैं। ना इनकी कोई नीति है, ना इनका कोई धर्म है। आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप कांग्रेस की विचारधारा पर चलने लगे। हमारे ये तो कुछ भी बोलते रहे, वेंटिलेटर पे पड़े हुए बेचारे कुछ भी सकते रहे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसको देश ने तन मन धन से स्वीकार किया है। ये केरल में ऑल इंडिया मुसलमान के साथ मिल जाते हैं, इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ मिल जाते हैं, कभी कहीं उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। यहाँ आके मंदिरों में घूमते हैं इनके नेता लोग। वो प्रियंका जी मंदिर घूम रही है, वहां मस्जिद घूम रही थी, कभी मंच से कल इन्होंने अजान पढ़ी, नमाज पढ़ने लगे कल मंच से। इनके तो अजीबोगरीब खेल हैं। ये तो वोट के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई स्तर नहीं है, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, जात बदल सकते हैं, पाकिस्तान जाके उनसे हाथ जोड़कर सहयोग मांग सकते हैं जी, हमें चुनाव जितवा दीजिए भारत में। पाकिस्तानी सेना से मदद मांगते हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मदद मांगते हैं। इनका कोई स्तर नहीं है, देशद्रोही की सीमा तक ये जा चुके हैं। इनको सत्ता चाहिए किसी तरह से, इनको सत्ता का खून चाहिए, इनको पैसा और स्वार्थ और सुविधाओं के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कांग्रेस पार्टी घनघोर अंधेरे में डूबी हुई है और वेंटिलेटर भी इनके लिए छोटा शब्द हो गया है। ये तो एक डूबी हुई खत्म पार्टी है जिसको पूरा देश नकार चुका है, एक सिरे से नकारे जा चुके लोग हैं ये मध्य प्रदेश में इधर उधर भटकते रहते हैं, भटकते रहे, कोई बात नहीं, इनकी आत्मा भटकेगी और ये जो है किसी न किसी तरह से अपने अंत तक पहुंच जाएंगे। योगेश जी। जी हाँ जी जी सर, कांग्रेस इनके पास कोई जवाब है नहीं, आप इनसे जबरदस्ती क्यों इनको अरे जवाब तो सुनिए जैन साहब, अरे जैन साहब जवाब तो सुनिए, मैंने चित्रण कर दिया है कांग्रेस पार्टी की वास्तविक स्थिति का चरित्र चित्रण मैंने किया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय सोचने के। आप चिंतन करें,
और छोड़ अरे दें, घबरा क्यों, राजनीति छोड़ दें, आपकी चिंतन करें और स्वस्थ मन से राजनीति छोड़ दें, यही इनका एकमात्र विकल्प है। घबरा क्यों रहे हैं? अरे घबराइए मत, जवाब सुनिए। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब ये जैन साहब जैसे लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि उससे पहले आप कांग्रेस में जब थे मंत्री तो भ्रष्ट थे, वो भ्रष्टाचारी थे। उसके बाद जिस दिन आपके वहां आ गए उनका जनेऊ संस्कार कर दिया, अग्नि प्रज्वलन हो गया और उनकी अग्नि परीक्षा हो गई, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। वाह तमाशा जनता देख रही है साहब। और ये काल्पनिक आरोप लगाना छोड़ दीजिए। ये भारत पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान किसने किया है और पाकिस्तान के साथ किसने हाथ मिला है? बताइए। नरेंद्र मोदी आप तो इस चीज के गवाह हैं। मणिशंकर अय्यर गए थे हाथ जोड़ के पाकिस्तान, किताबों में भारत में मदद कर दीजिए, चुनाव जितवा दीजिए। लोगों के पास कुछ है नहीं, है तो आपने 2008 में चाइना से टैक्स किया जाके कम्युनिस्ट पार्टी से, क्यों रहे हो यार? किताब हमें भारत में जितवा दीजिए। अरे बोखला के घबरा क्यों? अब और कितना उदाहरण मैं दूं आपको मित्र? सुनो, आप वास्तविकता को समझिए, आप सत्य को समझिए। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, कोई इस तरह की पार्टी है बेटी नहीं है देश में। आप अपनी असलियत तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की असलियत सुन लीजिए। आप अपने असलियत क्या सुने? असलियत तो जनता जानती है भैया। काल्पनिक आरोपों इस देश का मीडिया बहुत मजबूत है, वो 24 घंटे असलियत ईश्वर दिखाता देख रहा है आपको, ईश्वर देख कौन रहा है। घूम रहा है मंदिर मंदिर, कौन मंच पे अजान पढ़ रहा है? कल वो प्रियंका गांधी के मंच पे नमाज पढ़ रहे थे आप लोग, और दूसरे दिन जाके मंदिर चले गए आप। आपका क्या धर्म क्या है? आपका ईमान क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या ईमान बचा है? मुझे बताइए आप। पहले अध्ययन आपका क्या ईमान बचा है? कल आप कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम से मंच से आपने नमाज पढ़ी, लेकिन जैन साहब, आपका मजहब क्या है? जैन साहब आपका नेतृत्व तो कुछ है ही नहीं। जैन साहब नेतृत्व के नाम पे शून्य है आप राष्ट्रीय। जैन साहब, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि जो मंदिर जा सकता है वो मस्जिद नहीं जा सकता, वो गुरुद्वारा नहीं जा सकता? ये कहीं लिखा है? पार्टी के अधिकृत कार्यक्रम की मंच से नमाज पढ़ना कौन सा तरीका है भैया? मुझे बताइए आप। भैया किसने पढ़ ली जैन साहब? फिर आप कहते हो कि साहब मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ मैं, और आप मंच से नमाज पढ़ रहे हो। आप एक धर्म अडॉप्ट कर लो ना, आप बोल दो कि हम मुसलमान हैं, हमारे दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, हमारी माता जी क्रिश्चियन थी, हम भी क्रिश्चियन है। कुछ तो स्वीकार करो आप सत्य को। उसको जनता को कब तक फरमाते रहोगे भैया? भ्रम की स्थिति खत्म करो। एक दिन बता दो आपका असली मजहब क्या है, ईमानदारी से बता दो ईमान क्या है आपका। देश को कहाँ ले जाके डुबाना चाहते हो? कौन से समुद्र में डुबाना चाहते हो देश को भाई? बता दो तो जनता को भ्रम में क्यों रखते हो? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे भाई कांग्रेस तो सत्य बोलती ही नहीं। आप झूठ का नाम झूठ ही झूठ है आप में अंदर, और क्या है? झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डीके जैन साहब और योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब जो पार्टियों को लेकर के बात कही जा रही है, जो निर्दलीय नाराज प्रत्याशी थे, जो पार्टियों से अलग होकर के पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे थे, जिन्हें बागी प्रत्याशी कहा जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं समझ गए हैं, बैठकर बातचीत बन गई है, सहमति हो गई है। इससे दोनों दलों को बहुत मजबूती मिलेगी। लेकिन देखना ये होगा कि जनता का रुख अभी भी किस तरफ होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।